कभी हमारे स्कूलों में एक ही कहानी पढ़ाई जाती थी कि इंसान सबसे पहले लगभग 13,000 साल पहले अमेरिका की धरती पर आया। वो एक शिकारी था। बर्फ की मोटी चादरों के बीच विशाल मेहमत का पीछा करता हुआ उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता गया। यही सच माना गया, यही पीढ़ियों तक दोहराया गया, इसे ही इतिहास की अंतिम गवाही घोषित किया गया। इस थ्योरी को नाम मिला क्लोविस थ्योरी। 1930 के दशक में न्यू मैक्सिको में मिली कुछ नुकीली पत्थर की नोकें, जिन्हें क्लोविस पॉइंट्स कहा गया, उन्होंने यह दावा किया कि यही पहले इंसान थे जो अमेरिका में बसे। ये औजार इतने धारदार थे कि वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया इससे पहले कोई और यहां नहीं था। अमेरिका की पहली मानव उपस्थिति का प्रमाण यहीं से शुरू होता है और यहीं तक सीमित माना गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुछ ऐसे संकेत सामने आने लगे जिन्होंने इस थ्योरी की नींव हिलानी शुरू कर दी। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में, ब्राजील के दूरदराज पहाड़ों में एक जगह है सेरा द कपीवारा। वहां की गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र मिले, कुछ निशान जो इंसान के पैरों के आकार जैसे थे। इन चित्रों और चट्टानों की कार्बन डेटिंग ने जो राज खोले, उन्होंने इतिहासकारों की नींदें उड़ा दी, क्योंकि इन चित्रों की उम्र थी 25,000 साल से भी ज्यादा, यानी क्लोविस से हजारों साल पहले। अगर यह सच्चा था तो क्लोविस पहले नहीं थे, कोई और था। कोई ऐसा समूह जो बर्फ नहीं बल्कि समुद्री रास्तों से या किसी और दिशा से आया था। वो कलाकार थे, शिकारी थे और शायद सभ्यता की कोई भूली हुई शाखा भी थे। इतना ही नहीं, समुद्र के भीतर जहां आज पानी की गहराई है, वहां भी रहस्यमयी संरचनाएं मिली। क्यूबा के पास समुद्र की तलहटी में ऐसी दीवारें और आकृतियां मिली जो इंसानी निर्मित लगती हैं। कुछ ऐसा जो तब मौजूद था जब समुद्र का जलस्तर आज से कहीं कम था। सवाल उठता है, क्या वो सभ्यताएं थीं जो समुद्र में डूब गईं? और क्या वो अमेरिका में पहले मानव बसावट के अनदेखे अध्याय हैं? अब सवाल केवल यह नहीं है कि क्लोविस पहले थे या नहीं। सवाल यह है कि क्या इतिहास हमें जानबूझकर अधूरा बताया गया? क्या कुछ तथ्यों को दबा दिया गया ताकि एक सरल कहानी लिखी जा सके? या फिर हमें हमेशा से वही बताया गया जो स्वीकार्य था और बाकी को कल्पना कहकर नकार दिया गया? इस अध्याय के अंत में हम केवल इतना जानते हैं कि अमेरिका की धरती पर सबसे पहले किसने कदम रखा। इसका सच शायद अब भी जमीन की परतों, गुफाओं की दीवारों और समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। लेकिन एक बात साफ है, उन पदचिन्हों को मिटा दिया गया, पर उनका अस्तित्व आज भी हमारी आंखों में सवाल बनकर जिंदा है। अध्याय 2, सेरा डा कैपिवारा। वो गुफाएं जो इतिहास की किताबों से बाहर हैं। दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा, जहां आज ब्राजील का पियाउई राज्य स्थित है, वहां फैले हैं सूखे जंगल, लाल मिट्टी और चट्टानों से भरे पठार। इस वीरान धरती पर शायद ही कोई सोच सकता कि यहां मानव इतिहास की सबसे पुरानी कहानियां छुपी हो सकती हैं। लेकिन इन्हीं सुनसान घाटियों के बीच स्थित है सेर्रा द कपीवारा नेशनल पार्क, एक ऐसा स्थान जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ की गुफाओं की दीवारों पर हजारों चित्र उकेरे गए हैं। कुछ में जानवर हैं, हिरण, बंदर, पक्षी। कुछ में लोग तीर चलाते हुए, नृत्य करते हुए, अनुष्ठान करते हुए। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये चित्र सिर्फ कला नहीं है, ये गवाहियां हैं मानव जीवन के, उनकी चेतना के, उनके विश्वासों के और उनके अमेरिका में होने के समय के। जब इन चित्रों की वैज्ञानिक परीक्षणों से कार्बन डेटिंग की गई तो परिणाम हैरान कर देने वाले थे। कुछ चित्रों की उम्र 25,000 से 30,000 साल पुरानी पाई गई। यह सीधा और साहसिक प्रश्न उठाता है, अगर यह सच है तो क्लोविस पहले कैसे हो सकते हैं? शोधकर्ता डॉक्टर नियेद गिदोन, जो दशकों से सेर्रा द कपीवारा की देखरेख कर रही हैं, उनका मानना है कि अमेरिका में इंसान का आगमन कम से कम 30,000 साल पहले हुआ था, शायद और भी पहले। लेकिन उनकी रिसर्च को लंबे समय तक मुख्य धारा के इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया, क्योंकि यह थ्योरी उस स्वीकृत इतिहास से मेल नहीं खाती थी जो पहले से किताबों में लिखा जा चुका था। इन गुफाओं में सिर्फ चित्र नहीं मिले, बल्कि चूल्हों की राख, कंपोस्ट जैसे अवशेष और आग के निशान भी मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि यहाँ केवल यात्री नहीं बल्कि बसावट थी, यानी लोग यहाँ रहते थे पीढ़ियों तक। ये सिर्फ शिकारियों की कहानी नहीं, एक सभ्यता का इतिहास है जिसे दबा दिया गया। तो सवाल ये नहीं है कि सेरा द कैपिवारा में कुछ मिला या नहीं, सवाल है हम इसे क्यों नकारते रहे? क्या इसलिए कि यह कहानी यूरोपीय उपनिवेशवाद की उस धारणा से मेल नहीं खाती जिसमें बताया गया था
कि नवीन विश्व को सबसे पहले यूरोपीय सभ्यता ने खोजा था, या इसलिए कि हम एक बार जो इतिहास स्वीकार कर लेते हैं उसे बदलने से डरते हैं? सेरा द कपिवारा एक गुफा नहीं, एक आईना है जो हमें हमारे पूर्वाग्रह दिखाता है, जो बताता है कि सच हमेशा किताबों में नहीं लिखा होता। कभी कभी वो चट्टानों पर उकेरा गया होता है, किसी भूले हुए जंगल में, इंतजार करता है कि कोई उसे पढ़े। अध्याय 3, डूबी हुई दुनिया। क्या बर्फ के युग से पहले भी कोई दुनिया थी? मानव सभ्यता की अधिकतर कहानियां जमीन से शुरू होती हैं, गुफाओं से, जंगलों से, रेगिस्तानों से। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के नीचे दबी हुई हैं। ऐसी कहानियां जिन्हें कोई इतिहास की किताब नहीं सुनाती, क्योंकि वे इतिहास में कभी दर्ज ही नहीं की गई। हमें बताया गया कि बर्फीले युग के बाद जब ग्लेशियर पिघलने लगे, समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ा। कई तटीय इलाके डूब गए और उनके साथ डूब गईं वो बस्तियां जो कभी वहां आबाद थीं। लेकिन अगर ये बस्तियां थीं तो वो किसकी थीं और क्यों उनके अस्तित्व को मानने से आज भी कतराया जाता है? क्यूबा के पास समुद्र के भीतर करीब 700 मीटर गहराई में एक रहस्यमयी संरचना मिली है। समानांतर पत्थरों की दीवारें, सीढ़ी नुमा आकृतियां और विशाल पत्थर जिन्हें यूं रखा गया है जैसे किसी ने उन्हें सोच समझ कर बनाया हो। वैज्ञानिकों और सोनार तकनीक से लिए गए स्कैन बताते हैं यह कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं बल्कि संरचित निर्माण है। इसी तरह जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र के भीतर योनागुनी मॉन्यूमेंट नामक एक विशाल संरचना मिली है। सीधी रेखाओं में कटे पत्थर, सीढ़ियां, प्लेटफॉर्म, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई प्राचीन शहर रहा हो जिसे आज समुद्र निगल चुका है। इसके बारे में बहस जारी है। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक बनावट कहते हैं, पर अन्य इसे मानव निर्मित मानते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सभी संरचनाएं सच में मानव द्वारा बनाई गई थीं, तो फिर उनका काल कौन सा था? जवाब चौंकाने वाला हो सकता है। बर्फ के युग से भी पहले, यानी 10,000 से 20,000 साल पहले, जब समुद्र का जलस्तर आज से कई मीटर नीचे था। यहां से एक नया विचार जन्म लेता है। क्या इंसान ने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि प्राचीन समुद्री तटों पर भी सभ्यताएं बसाई थीं? क्या हो सकता है कि इंसान का समुद्री ज्ञान, नाविक कौशल और सामाजिक संरचना हम जितना समझते हैं उसे कहीं ज्यादा पुरानी हो? और अगर यह सच है तो फिर इतिहास की वह धारा जिसे हम सभ्यता की शुरुआत कहते हैं, शायद वह कहीं और से और बहुत पहले से बह रही थी। तो फिर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान की सबसे पुरानी यादें, उसकी सबसे पहली खोजें, उसके सबसे प्राचीन शहर आज समुद्र की चुप गहराइयों में दबी हों? इस अध्याय का सबसे रहस्यमय हिस्सा ये नहीं कि क्या वहां कोई था, बल्कि यह है कि हमने इतने सालों तक इस संभावना को अनदेखा क्यों किया। अध्याय 4, डीएनए की गूंज। जब एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नस्लें आपस में मिलती हैं, इतिहास की हर दीवार, हर किताब, हर मान्यता को समय बदल सकता है। लेकिन डीएनए वह गवाही है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वो पीढ़ियों से बहती रहती है, नसों के भीतर, अस्थियों के अणुओं में और आज के सबसे आधुनिक विज्ञान की आंखों के सामने। हमें बताया गया कि अमेरिका में पहले इंसान एशिया से आए साइबेरिया के बर्फीले पुल बेरिंग लैंड ब्रिज से होते हुए। यह थ्योरी सीधी, साफ और सुविधाजनक थी। लेकिन डीएनए की गहराई में जाकर जब वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया तो सामने आए वो निशान जो इस सरल कहानी को उलझा देते हैं। दक्षिण अमेरिका की कुछ आदिवासी जनजातियों में पाए गए ऐसे जीन जो ऑस्ट्रेलिया और मेलानेशिया की प्राचीन जनजातियों से मिलते हैं। हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया जो एशिया से बिल्कुल दूसरी दिशा में है। इस खोज ने दुनिया भर के मानव विज्ञानियों को चौंका दिया। कैसे संभव है कि अमेरिका की गहराइयों में रहने वाली जनजातियों के अंदर ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों जैसा डीएनए हो? क्या वे समुद्री रास्तों से आए थे? क्या उन्होंने हजारों मील की समुद्री यात्राएं की थीं? वो भी तब जब हमें लगता है कि नाव चलाना भी नहीं आता था। और यही नहीं, अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए गए प्राचीन कंकाल, जैसे कि ब्राजील की लूजिया वुमन की खोपड़ी की बनावट भी अफ्रीकी या ऑस्ट्रेलॉइड नस्ल से मेल खाती है, न कि एशियाई मूल से, जैसा क्लोविस थ्योरी कहती है। अब वैज्ञानिक सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या अमेरिका में इंसान एक ही दिशा से आया था या फिर यह भूमि एक चौराहा थी जहां अलग अलग दुनिया की नस्लें आकर टकराईं? डीएनए हमें बताता है कि अमेरिका में सिर्फ एक ही मानव समूह नहीं था, बल्कि कई अलग अलग वेव में लोग आए। कुछ बर्फीले पुलों से,
कुछ शायद समुद्र के रास्ते, कुछ नावों पर सवार होकर, और कुछ किसी ऐसे रास्ते से जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं। इतिहास की किताबें अब तक कहती थीं ओनली वन माइग्रेशन, लेकिन डीएनए विस्पर करता है इतिहास में कई आवाजें थीं और कई रास्ते भी। शायद यही कारण है कि कई पुरातात्विक खोजें जैसे सेरा डा कैपिबारा या डूबी हुई संरचनाएं या अनजानी नस्लों के कंकाल मुख्यधारा इतिहास में जगह नहीं बना पाए, क्योंकि जब सच की जड़ें बहुत गहरी होती हैं तो उन्हें पहचानने के लिए सिर्फ आंख नहीं, दिल और विज्ञान दोनों खुला रखना पड़ता है। अध्याय 5, झूठी खोज का सच। जब पहले की खोज में मिटा दी गईं पुरानी सभ्यताएं, 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्र यात्रा, जिसे आज भी पश्चिमी दुनिया में नवीन विश्व की खोज कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका स्कूल की किताबों में, उत्सवों में और इतिहास के हर कोने में यह शब्द गूंजता है। पर कभी किसी ने यह नहीं पूछा, क्या एक भूमि को खोजा जा सकता है जहां पहले से लोग रहते हों? जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा, वहां पहले से लाखों लोग बसते थे। उनकी अपनी भाषाएं थीं, अपने देवता, अपने नगर और अपने ज्ञान। माया, इनका, एज़टेक, इन महान सभ्यताओं की जड़ें हजारों वर्षों तक फैली थीं। लेकिन यूरोपीय इतिहास ने इस पूरी उपस्थिति को एक ही वाक्य में समेट दिया, प्राइमिटिव नेटिव्स। क्यों? क्योंकि खोजकर्ता की महिमा तभी बनती है जब वो भूमि खाली दिखाई दे। जब इतिहास की पुरानी स्याही मिटा दी जाए तभी नई इबारत लिखी जा सकती है। यही हुआ। माया सभ्यता की वेधशालाएं, इनका की पत्थर की राहें, होपवेल जनजातियों की टीलियां, इन सभी को या तो नष्ट किया गया या उन्हें प्राकृतिक आकृतियों कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। क्योंकि अगर स्वीकार कर लिया जाता कि यहां पहले से विकसित सभ्यताएं थीं, तो कोलंबस और उनके बाद आए लोगों का खोजकर्ता होना एक झूठ बन जाता। इतिहास को लिखने और हथियार की तरह इस्तेमाल करने की शुरुआत यहीं हुई। अमेरिका के मूल निवासियों को पगल, जंगली और असभ्य बताया गया। उनकी जमीनें छीनी गईं, उनके मंदिर जलाए गए और उनकी कहानियां इतिहास से काट दी गईं। पर क्या कोई कहानी सच में मिटाई जा सकती है? आज जब पुरातत्वविद नए कंकालों, शहरों और उपकरणों को खोज रहे हैं, जब डीएनए और समुद्र के नीचे छिपी सभ्यताएं नए सबूत ला रही हैं, तो इतिहास फिर से पूछ रहा है, क्या असली खोज वही थी या असली अपराध किसी और की खोज को मिटा देना? यह अध्याय इतिहास के सबसे गहरे जख्मों में से एक है, क्योंकि यहां सिर्फ सभ्यताएं नहीं मिटी, यहां पहचान मिटी, भाषाएं मिटी, यादें मिटी, और फिर कहा गया यह खोज थी। अध्याय 6, आखिरी सवाल, अगर सब कुछ झूठ था तो सच क्या है? इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है। यह एक जटिल पहेली है जिसमें कुछ टुकड़े जानबूझकर छिपा दिए गए हैं, कुछ मिटा दिए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। अब जब हम सेरा दा कैपिबारा की दीवारों को देखते हैं जहां 30,000 साल पुराने मानव चित्र बने हैं, जब हम समुद्र की गहराई में डूबी संरचनाओं को निहारते हैं, जब हम डीएनए की थरथराती गूंज में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका की नस्लों का मिलन सुनते हैं, और जब हम उस खोज की सच्चाई से रूबरू होते हैं जिसने हजारों सभ्यताओं को मिटा दिया, तो हम पूछते हैं, अगर यह सब झूठ था तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि इंसान की कहानी कहीं ज्यादा पुरानी, ज्यादा विविध और ज्यादा अद्भुत है जितना हमने कभी सोचा था। कि अमेरिका में इंसान एक ही रास्ते से नहीं, कई दिशाओं से आया था, बर्फ से, समुद्र से, जंगलों से, नावों से और शायद कल्पना से भी परे रास्तों से। सच्चाई यह भी है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं की सूची नहीं होता, वो होता है कदमों की धूल, आंखों में देखे सपने और वो आवाजें जिन्हें इतिहास ने दबा दिया था। लेकिन सबसे गहरी सच्चाई ये है कि अब हम खोजकर्ता नहीं रहे, हम सिर्फ जानने वाले नहीं बल्कि फिर से जोड़ने वाले बन गए हैं। उन टुकड़ों को जिन्हें किसी ने तोड़ा, जलाया या छिपाया, अब हम उन्हें फिर से जोड़ रहे हैं। ये अध्याय, ये पूरी कहानी सिर्फ अतीत को देखने का तरीका नहीं बदलती, ये भविष्य को सच में जीने का मौका देती है। तो अब आखिरी सवाल यही नहीं है कि कौन था पहले, बल्कि यह है, अब जब तुम सच्चाई जान चुके हो तो क्या तुम वह झूठ फिर से मान पाओगे? इतिहास बदलता नहीं, लेकिन उसे समझने वाले बदल सकते हैं।